चलो जी। डेफिनेशन में हमने ओपीसी तक पढ़ ली थी डेफिनेशन। ओपीसी में मेंबर कौन बनेगा? एक ही बंदा तो बनेगा, वो कौन होगा? एक बंदा ओनर होगा। वाह भाई मेंबर ही ओनर होता है। बन कौन सकता है मेंबर? कौन बन सकता है? क्या हर कोई बन सकता है मेंबर? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं पढ़ना हमें, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं पढ़ना हमने। यहाँ क्या लिखा हुआ है? ओनली अ नेचुरल पर्सन कौन बनेगा? हु इज एन इंडियन सिटीजन। क्या होना चाहिए? चाहे रेजिडेंट हो या ना हो। रेजिडेंट और अदरवाइज लिखा हुआ है, तो अदरवाइज भी चलेगा। वो ही मेंबर बनेगा, वो ही क्या बनेगा? नॉमिनी भी हो जाएगा। प्राइवेट कंपनी से स्टार्ट करते हैं। प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी मीन्स, पहले वर्ड क्या आ गया? मीन्स मतलब डेफिनेशन क्या है जी? एक्सक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव है, बस जी लिखा हुआ है वही प्राइवेट कंपनी होगी, उसके अलावा कोई भी प्राइवेट कंपनी नहीं होगी। मीन्स अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में भी प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब कहाँ किया जाता है? रूल्स में। कहाँ प्रिस्क्राइब किया जाता है? रूल्स में। लेकिन ऐसी कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं आई है, ना कोई प्रिस्क्राइब लिमिट्स करी गई है। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल हो, ऐसी मिनिमम पेड अप कैपिटल नहीं बताई गई। एंड विच बाइट आर्टिकल्स, लेकिन उसके आर्टिकल्स, आर्टिकल्स मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए रहते हैं, उसके आर्टिकल्स में कुछ चीजें लिखी होनी चाहिए। क्या लिखा होना चाहिए? पहली बात, रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर। पहला वर्ड आ गया जी रेस्ट्रिक्ट। रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है आपके हिसाब से? रोकना, मना करना कि ये काम नहीं हो सकता है, ये काम होगा ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होता। रेस्ट्रिक्ट नहीं होता, उसको बोलते हैं प्रोहिबिट। उसको क्या बोलते हैं? प्रोहिबिट। रेस्ट्रिक्ट का मतलब कर सकते हो लेकिन कुछ कंडीशंस पूरी करके। और प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है? कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे वर्ड क्या यूज हुआ है? रेस्ट्रिक्ट। द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर, मतलब ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पे क्या होगी? रेस्ट्रिक्शंस होगी। मतलब आप ट्रांसफर कर सकते हो लेकिन कुछ कंडीशंस पूरी करके। कब कर सकते हो? अगर आपने कुछ कंडीशंस पूरी करी तो आप ट्रांसफर कर सकते हो। किसके अंदर? प्राइवेट कंपनी के अंदर। तो प्राइवेट कंपनी के अंदर रेस्ट्रिक्शंस होगी होगी किसके ऊपर? शेयर्स के ट्रांसफर। कहाँ लिखी होगी रेस्ट्रिक्शन? एओए के अंदर। दूसरी बात, एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी, मतलब ओपीसी भी क्या एक टाइप ऑफ अ प्राइवेट कंपनी है। ओपीसी भी क्या एक टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी है। तो ओपीसी को छोड़ के सारी प्राइवेट कंपनी के अंदर लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर टू 200। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर कितने होंगे? 200। लेकिन ओपीसी को छोड़ के, ओपीसी को क्यों छोड़ा है? ओपीसी में कम होंगे। मिनिमम और मैक्सिमम ओपीसी में क्या होता है? वन ही होता है। तो ओपीसी को छोड़ के बाकी सारी प्राइवेट कंपनीज में मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 200। तो अगर आप एक कंपनी बना रहे हो, प्राइवेट कंपनी, जिसमें एक मेंबर है तो उसको क्या बोल दोगे? ओपीसी। दो मेंबर है तो क्या बोल दोगे? प्राइवेट कंपनी। और दो वाले कहां तक जा सकते हैं? मैक्सिमम 200 तक जा सकते हैं। ओपीसी में मिनिमम भी एक, मैक्सिमम भी एक ही रहेगा। तो उसके आर्टिकल के अंदर रेस्ट्रिक्शंस होगी किसके ऊपर? शेयर ट्रांसफर के ऊपर। और क्या लिखा रहेगा? कि मेंबर्स कितने होने हैं? मैक्सिमम 200 होने हैं। प्रोवाइडेड दैट वे टू और मोर पर्सन होल्ड वन और मोर शेयर्स इन द कंपनी जॉइंटली। किसकी बात कर रहे हैं? जॉइंट शेयर होल्डर। लिख सकते हो इसके ऊपर जॉइंट शेयर होल्डर। जॉइंट का मतलब दो बंदे मिलके शेयर होल्ड कर रहे हैं। जॉइंट बैंक अकाउंट होता है ना, वैसे क्या होते हैं? जॉइंट शेयर होल्डर्स होते हैं। क्या उन जॉइंट शेयर होल्डर को दो माने या एक माने? एक। तो यही कह रहा है, वेयर टू और मोर पर्सन होल्ड वन और मोर शेयर इन द कंपनी जॉइंटली, दे शैल फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज बी ट्रीटेड एज अ सिंगल मेंबर। उसको उनको क्या माना जाएगा? एक ही मेंबर माना जाएगा। आप तीनों ने मिलके 10 शेयर खरीदे। कितने लोगों ने मिलके? तीनों ने मिलके। अब जब 200 की लिमिट में देख रहा हूँ कि आपको तीन काउंट करूं, आपको कितना? एक काउंट करो। प्राइवेट कंपनी पे ऐसा क्वेश्चन आता है, वहां पे लिखा रहता है ए एंड बी होल्ड जॉइंटली, तो उनको एक ही मानना है। ए बी सी होल्ड जॉइंटली, उनको भी एक ही मानना है। Provided further that person who are in the employment of the company and person who have been formally in the employment of company shall not be included in the number of member। इसको अंडरलाइन कर लो, shall not be included in the number of member। नंबर ऑफ मेंबर टोटल कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 200। तो एम्प्लॉइज को और फॉर्मर एम्प्लॉइज को इस 200 की लिमिट में काउंट नहीं करेंगे। अब पहली बात, ये लिमिट है किसके लिए? 200 वाली मेंबर्स के लिए है ना। ये किसके लिए? मेंबर्स के लिए। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर कितने होंगे? 200। पर ये यहाँ पे क्या कह रहा है? एम्प्लॉइज को काउंट मत करो। इनका क्या लेना देना इनसे? ये उनकी बात कर रहा है जो एम्प्लॉइज ने क्या होल्ड कर रखे हैं? शेयर्स होल्ड कर रखे हैं। तो वो एम्प्लॉइज तो हैं, साथ में वो क्या है? शेयर होल्डर भी है। लेकिन शेयर होल्डर मैक्सिमम कितने होंगे? उस लिमिट के लिए इनको काउंट नहीं करना। एक कंपनी है जिसके अंदर 500 एम्प्लॉइज है। कितने एम्प्लॉइज है? 500 एम्प्लॉइज। कंपनी ने सबको एक एक शेयर दे दिया। कितने शेयर होल्डर हो गए? 500। क्या इनको 200 की लिमिट में काउंट करेंगे?
तो ये कंपनी अभी भी प्राइवेट कंपनी रह सकती है ना, बिल्कुल रह सकती है। पहला लिखा हुआ है हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, मतलब करंट एम्प्लॉइज। कौन से एम्प्लॉइज? करंट एम्प्लॉइज। अभी कंपनी में एम्प्लॉई है और शेयर भी होल्ड कर रखे हैं, उनको लिमिट में काउंट नहीं करना है। दूसरा लिखा हुआ है पर्सन हु हैव बीन फॉर्मरली इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। फॉर्मरली का मतलब, फॉर्मरली का मतलब पहले थे, पहले क्या थे? एम्प्लॉइज थे, उनको भी लिमिट में काउंट नहीं करना है, उनको भी लिमिट में काउंट नहीं करना है। लेकिन आगे लिखा हुआ है वर मेंबर्स ऑफ द कंपनी व्हाइल इन दैट एम्प्लॉयमेंट। वो मेंबर्स कब बने थे? जब वो एम्प्लॉयमेंट में थे। वो मेंबर्स कब बने थे? जब वो एम्प्लॉयमेंट में थे। और उसके बाद वो क्या छोड़ के चले गए? जॉब छोड़ के चले गए। लेकिन आज भी वो क्या है? मेंबर्स है, उनको 200 की लिमिट में काउंट नहीं करना। समझ आई जी कहानी? फिर शेयर होल्डर रह गए वो खाली, उनको लिमिट में काउंट नहीं करना है 200 की लिमिट में। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कंपनी में एम्प्लॉइज है ए और बी, दोनों जॉब छोड़ के चले गए। जब जॉब में थे इन्होंने शेयर्स नहीं खरीदे, जॉब छोड़ के जाने के बाद इन्होंने शेयर्स खरीदे, क्या लिमिट में काउंट करोगे? बिल्कुल काउंट करोगे। कब नहीं करोगे? जब शेयर्स कब खरीदे हो? जब वो एम्प्लॉयमेंट में थे, ए और बी एम्प्लॉई थे, उसी टाइम पे उन्होंने क्या खरीद लिए? शेयर्स भी खरीद लिए। अब वो जॉब छोड़ के चले गए, तो क्या इन्हें लिमिट में काउंट करोगे? नहीं करोगे। ए और बी जॉब छोड़ के चले गए, फिर इन्होंने शेयर्स खरीदे, क्या लिमिट में काउंट करोगे? बिल्कुल काउंट करोगे। मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 200। 200 से ज्यादा लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। तो हमने पढ़ा प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 शेयर होल्डर हो सकते हैं। ज्वाइंट शेयर होल्डर को कैसे ट्रीट करेंगे? सिंगल मेंबर। अगर कंपनी के एम्प्लॉइज ने शेयर खरीद रखे हैं, कौन से एम्प्लॉय? करंट एम्प्लॉइज, क्या उन्हें लिमिट में काउंट करेंगे? नहीं करेंगे। दूसरी बात, एम्प्लॉइज ने शेयर्स खरीदे एम्प्लॉयमेंट में, फिर छोड़ के चले गए, क्या लिमिट में काउंट करेंगे? नहीं करेंगे। एम्प्लॉइज ने शेयर खरीदे एम्प्लॉयमेंट छोड़ने के बाद, क्या काउंट करेंगे? बिल्कुल काउंट करेंगे। ठीक है जी। ये प्रोविजन डाला क्यों गया? कंपनीज एक्ट के अंदर एक टॉपिक है ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। उसमें क्या होता है? एम्प्लॉइज को शेयर ऑफर किया जाता है ताकि एम्प्लॉइज मोटिवेटेड रहे। अगर एम्प्लॉइज को शेयर मिल गए, उनको क्या लगेगा? वो क्या बन गए? पार्ट बन गए, मालिक बन गए। वो क्या बन गए? मालिक बन गए। अब वो क्या करेंगे? परफॉर्मेंस ज्यादा करेंगे। क्यों? कंपनी जितना ज्यादा कमाएगी उनके शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी, प्रॉफिट के बदले में उन्हें क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। तो वो ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे, इसलिए हम एम्प्लॉइज को क्या देते हैं? शेयर देते हैं। अब एक प्राइवेट कंपनी में लिमिट किसके ऊपर है? मेंबर्स के ऊपर है ना। एम्प्लॉइज तो कितने भी हो सकते हैं, 1000 एम्प्लॉइज, 2000, 5000, कितने भी हो सकते हैं। अब भाई अगर 5000 एम्प्लॉइज है, ईसॉप लेके आए, सबको 10-10 शेयर भी दें, तो भी भाई 5000 मेंबर बन जाएंगे। वो तो डेफिनेशन के अगेंस्ट हो जाएगा। इसलिए लॉ मेकर ने क्या करा? एम्प्लॉइज को बाहर कर दिया। कौन से एम्प्लॉइज को? करंट एम्प्लॉइज को। और एक्स एम्प्लॉइज भी बाहर हैं, लेकिन कौन से वाले एक्स एम्प्लॉइज? जब वो शेयर्स उन्होंने कब खरीदे हैं? जब वो कंपनी के एम्प्लॉय थे। शेयर्स कब खरीदे हैं? जब वो कंपनी के एम्प्लॉय थे। अब ए और बी को पढ़ो वापस। ठीक है जी। इन दोनों को ही 200 की लिमिट में काउंट नहीं करना है। क्या ये मेंबर्स नहीं है? देखो मेंबर्स हैं ये, लेकिन इनको लिमिट में काउंट नहीं करना है। मेंबर्स वाले सारे राइट इनको मिलेंगे, लेकिन ये लिमिट में काउंट नहीं। प्रोहिबिट्स, अब वर्ड क्या आ गया? प्रोहिबिट, मतलब ये काम तो कर ही नहीं सकते। एनी इनविटेशन टू द पब्लिक, प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती। यार प्राइवेट कंपनी का नाम ही क्या है? प्राइवेट है ना, पब्लिक का तो कोई लेना देना ही नहीं। इनविटेशन टू द पब्लिक, आप पब्लिक को इनवाइट नहीं करोगे, किसके लिए? अपनी सिक्योरिटीज सब्सक्राइब करने। कोई भी सिक्योरिटीज प्राइवेट कंपनी इशू करेगी तो पब्लिक को इनवाइट नहीं करेगी। मतलब किसको इशू करेगी वो शेयर्स वगैरह? कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जिनको आप जानते हो, अपने दोस्त यारों, इन सबको इशू करोगे। आप पब्लिक एट लार्ज के पास कभी भी नहीं जाओगे। ठीक है जी। ये प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन हो गई। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन से क्या समझ आता है? रेस्ट्रिक्शन होगी, कहाँ लिखी रहेगी रेस्ट्रिक्शन? एओए में। किस चीज की रेस्ट्रिक्शन? ट्रांसफर ऑफ शेयर पे क्या रहेगी? रेस्ट्रिक्शन। दूसरी बात, मैक्सिमम मेंबर कितने? एक्सेप्ट ओपीसी। ओपीसी में मैक्सिमम कितना? 1। मिनिमम भी कितना? 1। इसके अलावा सारी प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर 200। 200 के लिमिट में कौन काउंट नहीं होगा? जो करंट एम्प्लॉयज इन्होंने शेयर खरीद रखे हैं वो काउंट नहीं होंगे। और एक्स एम्प्लॉयज जो जॉब छोड़ के जा चुके हैं लेकिन शेयर्स कब खरीदे थे? जब वो एम्प्लॉयज थे। ज्वाइंट शेयर होल्डर को कैसे ट्रीट करेंगे? सिंगल मेंबर। ठीक है जी। प्रोहिबिशन है किसके ऊपर? किस चीज का है प्रोहिबिशन? इनवाइट नहीं करेंगे किसको?
पब्लिक को, किसके लिए? सिक्योरिटीज सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है जी। नो प्राइवेट कंपनी सिग्निफिकेंट पॉइंट, नो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट, कोई मिनिमम पेड अप रिक्वायरमेंट नहीं है। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 2 एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी, देयर इट विल बी 1। मिनिमम मेंबर ओपीसी में कितना होगा? 1। बाकी प्राइवेट कंपनी से मिनिमम मेंबर कितने होंगे? 2। मैक्सिमम मेंबर कितने होंगे? 200, इन एक्सक्लूडिंग प्रेजेंट एम्प्लॉइज कम मेंबर्स एंड अर्स्टवाइल एम्प्लॉइज कम मेंबर। अर्स्टवाइल का मतलब जो पहले एम्प्लॉयमेंट थे और शेयर्स भी कब खरीदे थे? एम्प्लॉयमेंट में खरीदे थे। राइट टू ट्रांसफर शेयर रेस्ट्रिक्टेड, शेयर ट्रांसफर पे रेस्ट्रिक्शन होगी। प्रोहिबिशन ऑन इनविटेशन टू सब्सक्राइब सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, प्रोहिबिशन होगी किसके ऊपर? पब्लिक को इनवाइट करने के लिए। स्मॉल कंपनीज आर प्राइवेट कंपनी, अभी हम स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन पढ़ेंगे, वहां हमें पता लगेगा स्मॉल कंपनी खाली प्राइवेट कंपनी ही बन सकती है, पब्लिक कंपनी कभी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती है। ओपीसी कैन बी फॉर्म्ड ओनली एज अ प्राइवेट कंपनी, ओपीसी कैसे बनेगी? एज अ प्राइवेट कंपनी, क्योंकि ओपीसी किसका टाइप है? प्राइवेट कंपनी। अगली डेफिनेशन आती है जी स्मॉल कंपनी। Small company given under section 2 clause 85 of the Companies Act, which means a company other than a public company। Small company की डेफिनेशन शुरू ही कैसे हो रही है? Which is a company other than a public company, मतलब पब्लिक कंपनी तो कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती। तो कौन सी कंपनी बनेगी? प्राइवेट कंपनी। तो स्मॉल कंपनी हमेशा प्राइवेट कंपनी ही बनेगी। स्मॉल कंपनी का कॉन्सेप्ट क्यों लेके आए होंगे? स्मॉल का मतलब क्या है? छोटी कंपनी। क्यों लेके आए होंगे? वो तो इसकी एप्लीकेबिलिटी के लिए हो गया, लेकिन ये लॉ मेकर लेके क्यों आया ये कॉन्सेप्ट छोटी कंपनी के लिए? इनको कुछ बेनिफिट देंगे, इनको क्या देंगे? कुछ बेनिफिट देंगे, कुछ एग्जेम्पशन देंगे, क्योंकि स्मॉल कंपनी भी है तो कंपनी है, कंपनी है मतलब कंपनीज एक्ट उसके ऊपर लग जाएगा, तो उसको कहीं कहीं से बाहर कर दिया जाएगा कि आपको कंप्लाइंसेस कम करनी है, क्योंकि आपकी कंपनी कौन सी है? स्मॉल कंपनी। अब स्मॉल कंपनी होती कौन है? जो पब्लिक कंपनी कभी भी नहीं, तो कौन होगी? प्राइवेट कंपनी स्मॉल कंपनी। आपको कैसे पता लगेगा कंपनी पब्लिक कंपनी है? क्या नाम देख के बता सकते हो आप? हाँ। अगर लिखा हुआ है एबीसी लिमिटेड तो ये कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी। अगर एबीसी प्राइवेट लिमिटेड तो कौन सी कंपनी है? प्राइवेट। पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 4 करोड़ और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड विच शैल नॉट बी लेस देन 10 करोड़ रुपीस। आपके में क्या लिखा? 50 लाख रुपीस। देखो नीचे इन्होंने ना क्लैरिफिकेशन डाल दी है, ये लिमिट चेंज हो गई है, मतलब इनको बढ़ा दिया गया है रूल्स के थ्रू, और अब लिमिट कितनी हो गई है? कैपिटल की लिमिट है 4 करोड़। स्मॉल एलएलपी, स्मॉल एलएलपी बढ़ाता हूँ 25 लाख 40 लाख। अब यहाँ पे पहली लिमिट किसके लिए? कैपिटल के लिए। किसके लिए? कैपिटल के लिए। उसकी कैपिटल किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए? 4 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एक ऐसी कंपनी जिसकी कैपिटल डज नॉट एक्सीड, डज नॉट एक्सीड का मतलब इससे ज्यादा, मतलब उतनी तो हो सकती है ना, 4 करोड़ हो सकती है, 4 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो क्या है जी? स्मॉल कंपनी। दूसरी लिमिट लिखी हुई है एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 40 करोड़, दोनों के ऊपर लिख लो आप, 4 करोड़ 40 करोड़। पेड अप कैपिटल 4 करोड़, टर्नओवर कितनी? 40 करोड़। यहाँ पे कुछ अलग लिखा हुआ होगा 50 लैक्स और वैसा लिखा हुआ होगा 2 करोड़। तो पेड अप कैपिटल कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए? 4 करोड़ से ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब 4 करोड़ हो सकती है। टर्नओवर कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए? 40 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब 40 करोड़ हो सकती है। दोनों कंडीशन के बीच में क्या है? एंड। दोनों कंडीशन के बीच में क्या है? एंड। एंड का मतलब दोनों फिलफिल करनी पड़ेगी, तभी आप क्या बनोगे? स्मॉल कंपनी बनोगे। इसमें एक लिमिट और लिखी हुई आगे, हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब विच शैल नॉट बी लेस मोर देन 10 करोड़ रुपीस। इसका क्या मतलब हुआ जी? दोनों में लिखा हुआ है, पेड अप में भी लिखा हुआ है, टर्नओवर में भी लिखा हुआ है। आप टर्नओवर वाला पढ़ रहे हो? पेड अप कैपिटल which does not exceed 4 करोड़ और such higher amount as may be prescribed which shall not be more than 10 करोड़। 10 ही तो लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 40 कहाँ लिखा हुआ है? 40 लिखा हुआ है आपके में? अरे इसकी जगह 40 कर दो, इसकी जगह 4 करोड़ कर दो, इसकी जगह नहीं, टर्नओवर में 2 करोड़ की जगह 40 करोड़ कर दो। पेड अप कैपिटल 4 करोड़ और टर्नओवर 40 करोड़, ये बोला है। पेड अप कैपिटल 4 करोड़, टर्नओवर कितना? 40 करोड़। अब मैं पूछ रहा हूँ 4 करोड़ के आगे एक लिमिट और लिखी हुई है 10 करोड़, ये क्या है?
10 करोड़ से ज्यादा कैपिटल ही तो बोला हमने, 4 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पेड अप कैपिटल डज नॉट एक्सीड 4 करोड़ और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड विच विल नॉट बी मोर देन 10 करोड़। नहीं जी, मैंने आपको पूरी डेफिनेशन बता दी, 4 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 40 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर नहीं होनी चाहिए, तो ये दो लिमिट और क्या रहेगी 10 करोड़ वाली। ऐसे ही आप टर्नओवर में भी पढ़ोगे ना, वहां पे भी लिखा हुआ है सच हायर अमाउंट विच शैल नॉट बी मोर देन 100 करोड़। कहने का मतलब क्या है, जो कंपनीज एक्ट है ना, कंपनीज एक्ट में सारी लिमिट्स नहीं डाली जाती, एक बेस लिमिट डाल दी, उसके बाद में लिमिट्स को बढ़ाने की पावर किसके पास होती है, रूल्स में मिनिस्ट्री बढ़ाती है। रूल्स बनते हैं ना, ये जो वर्ड बार बार आता है एज में भी प्रिस्क्राइब, इसका मतलब क्या होता है, रूल्स में लिखा हुआ है। तो ये क्या कह रहे हैं, पेड अप कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा नहीं होगी। अभी करंट लिमिट कितनी है, 4 करोड़, और सच हायर अमाउंट एज में भी प्रिस्क्राइब, मतलब रूल्स में इस 4 करोड़ को फ्यूचर में बढ़ाया जा सकता है, और कहां तक ले जाया जा सकता है, 10 करोड़ तक ले जाया जा सकता है। और वैसे ही टर्नओवर अभी लिमिट क्या चल रही है, 40 करोड़, इसको बढ़ा के और आगे ले जाया जा सकता है। कौन बढ़ाएगा, रूल्स में मिनिस्ट्री बढ़ाएगी, और कहां तक ले जा सकती है, 100 करोड़। क्या मिनिस्ट्री 100 करोड़ से ऊपर ले जा सकती है, नहीं, क्योंकि ये तो एक्ट को चेंज करना पड़ेगा, फिर किसको चेंज करना पड़ेगा, एक्ट को चेंज करना पड़ेगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, क्या पैसे की वैल्यू कम नहीं होती जा रही, जो चीज पहले इतनी थी, देखो पहले लिमिट कितनी थी, 50 लाख, आज हम कहाँ पहुंच चुके हैं, 4 करोड़ पे पहुंच चुके हैं। अगले 1-2 साल में हो सकता है लिमिट और बढ़ जाएगी, 4 करोड़ से 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़, मैक्सिमम कैपिटल को कहां तक लेके जाएंगे, 10 करोड़ से। अगर 10 करोड़ को भी एक्सीड करना है तो क्या अमेंड करना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट अमेंड करना पड़ेगा। समझ आई जी बात। तो अभी करंट में पेड अप कैपिटल कितनी, 4 करोड़, टर्नओवर कितनी, 40 करोड़, दोनों एक्सीड नहीं होनी चाहिए, मतलब दोनों के उस लेवल तक जा सकते हैं, 4 तक भी जा सकते हैं, 40 तक भी जा सकते हैं, और दोनों फुलफिल होनी चाहिए, तभी आप स्मॉल कंपनी के अंदर कवर्ड। क्लियर है जी। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब, ये तो बाहर है जी, जो नीचे लिखी हुई है तो एक्सेप्शन में स्मॉल कंपनी बन ही नहीं सकती। दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई टू अ होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी, इसके ऊपर नहीं लगेगा ये, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी। अभी होल्डिंग कंपनी क्या होती है, सब्सिडी कंपनी क्या होती है, थोड़ा सा बताया था आपको, ज्यादा नहीं बताया अभी कुछ। अभी डेफिनेशन पढ़ेंगे आगे, होल्डिंग सब्सिडी क्या होती है। होल्डिंग सब्सिडी वैसे होती क्या है, एक कंपनी अगर दूसरी कंपनी में 50% से ज्यादा वोटिंग राइट होल्ड करे, अगर उसको वो कंट्रोल कर रही है तो वो क्या है, होल्डिंग, और दूसरी वाली क्या होगी, उसकी सब्सिडी। अगर एक कंपनी होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन आ रहा है, वो कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं बनेगी। आज ही हम होल्डिंग सब्सिडी की डेफिनेशन भी पढ़ लेंगे। कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, सेक्शन 8 वाली कंपनी कौन सी कंपनी होती है, एमपीओ। सेक्शन 8 कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं बनेगी। लास्ट वन, कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट, कौन से एक्ट हो सकते हैं ये, स्पेशल एक्ट से गवर्न हो रही हो, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट, वो कंपनी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन से बाहर है। तो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन स्टार्ट कैसे होती है, अदर देन अ पब्लिक कंपनी, मतलब पब्लिक कंपनी कभी तो स्मॉल कंपनी बनेगी ही नहीं। कौन सी कंपनी बनेगी, प्राइवेट, उस जिसकी पेड अप कैपिटल कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 4 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, डज नॉट एक्सीड, एंड पेड अप टर्नओवर कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 40 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कौन कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं बनेगा, होल्डिंग सब्सिडी, सेक्शन 8 कंपनी, एंड कोई स्पेशल एक्ट से गवर्न। ठीक है जी। अब नीचे एक बार ये जो बोल्ड में लिखा हुआ पढ़ लो, ठीक है जी, जो लिमिट हमने ऊपर रिवाइज कर ली ना, 4 करोड़ 40 करोड़, उसी का लिखा हुआ है कि रूल्स अमेंड हुए थे, और रूल्स अमेंड होके ये लिमिट 4 करोड़ 40 करोड़ हो गई है। फिर से रूल्स को अमेंड करेंगे और लिमिट को और बढ़ा सकते हैं, अगर मिनिस्ट्री चाहे तो रूल्स अमेंड करके और बढ़ा सकती है, लेकिन मैक्सिमम कहाँ तक, 10 करोड़ और 100 करोड़ तक ले जा सकते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्मॉल कंपनी पे, तो आप 4 करोड़ 40 करोड़ तक लिख के आओगे तो दैट इज सफिशिएंट, लेकिन अगर आप आगे का भी लिख रहे हो 10 करोड़ और 100 करोड़ तो अच्छी बात है, एक्स्ट्रा मार्क्स तो नहीं, फिर वो नंबर काटेगा नहीं, होएगा बच्चे ने ये लिमिट भी याद करी। पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी कौन सी कंपनी है, जो प्राइवेट कंपनी नहीं। एज अ मिनिमम कैपिटल एज में भी प्रिस्क्राइब, मिनिमम कैपिटल कितनी, जितनी प्रिस्क्राइब करी गई, और कोई प्रिस्क्राइब नहीं, कितने भी कैपिटल में आप पब्लिक कंपनी बना सकते हो। ठीक है जी। अब एक दो क्वेश्चन पूछते हैं। एक कंपनी है जी एबीसी लिमिटेड, जिसकी कैपिटल है 3 करोड़,
उसकी टर्नओवर है 40 करोड़, क्या ये कंपनी स्मॉल कंपनी बन सकती है? नहीं बन सकती, क्योंकि आप थोड़ा एक्टिव नहीं हो। वो क्या है, दोनों तो हो रही है। कैपिटल 3 करोड़ है, टर्नओवर 40 करोड़ है। मैंने क्या बोला, एक कंपनी है जिसका नाम है एबीसी लिमिटेड। क्या नाम है? एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड तो कंपनी कौन सी हो गई? पब्लिक लिमिटेड। तो पब्लिक लिमिटेड, अगर ये आंसर आप पहली बार में करते हो तो फिर लगता है कि हाँ भाई अभिषेक एकदम एक्टिव है, माइंड बहुत शार्प, एक बार में पकड़ लिया, एक बार में पकड़ना है हमें। इसीलिए कहते हैं हर चीज को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से समझना है, क्योंकि क्या होता है हम सीधा लिमिट्स पे अट्रैक्ट हो जाते हैं। कहाँ अट्रैक्ट हो जाते हैं? लिमिट्स पे। हम पहले वाले वर्ड्स को नहीं सुनते। एबीसी कंपनी, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है जो कि सब्सिडरी है एक्सवाईजेड लिमिटेड की। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड की कैपिटल है 3 करोड़। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड का टर्नओवर है 40 करोड़। क्या ये बनेगी स्मॉल कंपनी? नहीं बनेगी। देखो जो लिमिट है ना, आप लिमिट में कंफ्यूज मत हो, लिमिट से कम रहना है, या तो उतना है उससे कम हो तो सही है। अब मैंने बोला 3 करोड़ कैपिटल, तो 4 करोड़ से कम है ना। मैंने टर्नओवर कितने बोले? 40 करोड़। 40 करोड़ या 40 करोड़ से कम होनी चाहिए, तो वो भी ठीक है। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला? मैंने बोला ये कंपनी क्या है? एबीसी प्राइवेट लिमिटेड एक सब्सिडरी है किसकी? एक्सवाईजेड की। तो सब्सिडरी कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती। कोई भी क्वेश्चन आए पूरी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। स्मॉल कंपनी पूरा एक्सप्लेन करके ऐसे नहीं लिख दोगे खाली कि सब्सिडरी कंपनी है तो स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती। स्मॉल कंपनी एक्सप्लेन करना है फिर बताना है। ठीक है जी। एक कंपनी है जी एबीसी फाउंडेशन, जिसकी कैपिटल है 3 करोड़, जिसकी टर्नओवर है 40 करोड़। फाउंडेशन का मतलब क्या है? सेक्शन 8। जब लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड ना लिखा हो तो वो कंपनी कौन सी है? सेक्शन 8। ठीक है जी। अभी हम सेक्शन 8 पढ़ेंगे तो हमें वहां और पता लग जाएगा यहाँ वर्ड्स कौन कौन से यूज होते हैं। प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी व्हिच इज अ सब्सिडियरी ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी shall be deemed to be a public company for the purpose of this act, even where such subsidiary company continues to be a private company in its article। मतलब इतना घुमा के लिख दिया है, लॉ को इजी सा भी लिख सकते थे, लेकिन नहीं, इजी तो लिखना नहीं है, वरना हर कोई समझ जाएगा, हमारी कदर नहीं रहेगी। तो क्या कहना चाह रहा है जी? हाँ, सेक्शन 8 कहाँ से आ गया? सही तो जा रहे थे एकदम। हाँ, सही बोल रहे थे, दोनों ही सही बोल रहे हो। सेक्शन 8 पता नहीं कहाँ से घुसा दिया बीच में। सेक्शन 8 की तो बात ही नहीं हुई। डीम्ड का मतलब होता है मानना पड़ता है। और किसको, किसको पब्लिक कंपनी मान लेंगे हम? सब्सिडरी को। किसकी सब्सिडरी को? प्राइवेट कंपनी नहीं है। इन्होंने क्या लिखा है? नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी। मतलब वो जो होल्डिंग कंपनी है वो प्राइवेट कंपनी नहीं है। इसका मतलब होल्डिंग कंपनी क्या है? प्राइवेट कंपनी है। तो लॉ से क्या मानेगा? पब्लिक मानेगा। क्या कह रहा है? कहने का मतलब क्या है इन शॉर्ट, अगर एक कंपनी किसी की सब्सिडरी कंपनी है, मेरी कंपनी है जी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। कौन सी कंपनी है? प्राइवेट कंपनी। लेकिन ये सब्सिडरी है, किसकी सब्सिडरी है? किसी दूसरी कंपनी की। ये कंपनी है जी एक्स वाई जेड लिमिटेड। ये कौन सी कंपनी है? एक्स वाई जेड लिमिटेड। अगर मेरी कंपनी एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है तो मेरी कंपनी को क्या मान लेंगे? पब्लिक ही मान लेंगे, चाहे मेरी कंपनी बनी भी कैसे है? एज अ प्राइवेट कंपनी। कैसे बनी हुई है? एज अ प्राइवेट कंपनी। इसको बोलते हैं डीम्ड सब्सिडी और डीम्ड पब्लिक कंपनी। क्या कह रहा है? एक कंपनी है जी एक्स वाई जेड लिमिटेड। ये एक्स वाई जेड लिमिटेड कौन सी कंपनी है? एक्स वाई जेड लिमिटेड पब्लिक कंपनी, क्योंकि लिमिटेड लिखा हुआ है ना खाली। पब्लिक कंपनी। इसकी एक सब्सिडी है जी, कौन सी? एबीसी
पीवीटी। वैसे तो ये एबीसी क्या है जी, प्राइवेट है, लेकिन ये सब्सिडी है किसकी है, पब्लिक कंपनी की, तो हम इसको क्या मान लेंगे, पब्लिक ही मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे हम, डीम्ड पब्लिक। ठीक है जी। अब लॉ मेकर ने कितना उलझा के लिखा इसे, इन्होंने क्या लिखा, प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी जो क्या है किसी की सब्सिडरी है, नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी, जिसकी सब्सिडरी है ना वो प्राइवेट कंपनी नहीं है, तो वो क्या है, पब्लिक कंपनी है। सीधा ही लिख देते एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी हमेशा क्या होगी, पब्लिक ही होगी, पर ऐसे नहीं लिखा है। ठीक है जी। चाहे इस कंपनी के आर्टिकल्स में ये प्राइवेट ही हो, ऑब्वियस सी बात है, प्राइवेट कंपनी की जैसी बनाई है तो प्राइवेट ही होंगी, आर्टिकल्स में क्या होगा, रेस्ट्रिक्शंस होंगी, इसके ऊपर शेयर ट्रांसफर के ऊपर प्रोहिबिशन होगी, किसके ऊपर, पब्लिक को सिक्योरिटीज इशू नहीं कर सकते, मतलब प्राइवेट कंपनी की सारी क्वालिटीज होगी, फिर भी इसको हम क्या मान लेंगे, पब्लिक कंपनी मान लेंगे। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन, अब ये जो सिग्निफिकेंट पॉइंट है आप खुद पढ़ लेना, इसमें कुछ नहीं है। वैसे मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होते हैं पब्लिक कंपनी में, 7, मैक्सिमम कितने, अनलिमिटेड। तो यही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ शेयर ट्रांसफर पे कोई रेस्ट्रिक्शंस होंगी, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी, पब्लिक कंपनी में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। क्या यहाँ प्रोहिबिशन होगा, कोई प्रोहिबिशन नहीं होगा। According to section 3(1)(a), a company may be formed for any lawful purpose by 7 or more person, where the company to be formed is a public company. अगर पब्लिक कंपनी बनानी है तो कितने मेंबर चाहिए, 7 मेंबर चाहिए ही चाहिए, मिनिमम 7। ठीक है जी। तो हमने सबसे पहले, हमने जो भी हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे थे मेंबर के हिसाब से कौन कौन सी कंपनी होती है। पहली कंपनी कौन सी थी, ओपीसी 1% कंपनी, दूसरी कौन सी, प्राइवेट कंपनी, तीसरी कौन सी, पब्लिक कंपनी। ये तीनों पढ़ लिया। अब आ गया ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल के हिसाब से। हाँ जी, नहीं जरूरी नहीं, हम 7 लोगों ने मिलकर बनाई पब्लिक कंपनी, तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। अगर मैं पब्लिक एट लार्ज को शेयर्स दे रहा हूँ या सिक्योरिटीज इनवाइट कर रहा हूँ तो मेरे को फिर लिस्ट करवाना पड़ेगा। अगर मैं पब्लिक एट लार्ज के पास जा रहा हूँ तो फिर लिस्ट करवानी पड़ेगी। नहीं देखो, आज मैंने सोचा कि भाई पब्लिक कंपनी बनाता हूँ, पर आज ही मैं इतना बड़ा नहीं सोच रहा ना कि मैं लिस्ट करा लूँ खुद को। लेकिन फ्यूचर में मेरे को लिस्टिंग के लिए जाना है तो मैं पब्लिक कंपनी बना लूंगा, बड़ा काम करना है, लेकिन अभी इतना बड़ा नहीं सोचा कि लिस्टिंग के लिए चला जाए। लेकिन आज ही प्राइवेट बनाऊंगा तो फिर उसे कन्वर्ट करवाना पड़ेगा पब्लिक में, तभी लोगों के पास जा पाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, पब्लिक से फंड रेज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। अब कंट्रोल के हिसाब से होल्डिंग कंपनी, सबसे कंपनी, कंट्रोल के हिसाब से क्या दिया हुआ है जी, सबसे पहले होल्डिंग सबसे, फिर दी हुई है एसोसिएट कंपनी, बस दो ही बताई हुई है कंट्रोल के हिसाब से। अभी जो होल्डिंग सबसे है ये प्राइवेट पब्लिक ये सब तो होने वाली है, लेकिन ये होल्डिंग एंड सबसे इनकी फिर से क्लासिफिकेशन होगी। होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनीज आर रिलेटिव टर्म, दोनों मिलते जुलते रिलेटिव है। कैसे, एक कंपनी होल्डिंग है तो उसके नीचे वाली क्या होगी, सबसे, तो जो सबसे है उसके ऊपर कौन होगी, तो दोनों रिलेटिव है ना आपस में। A company is a holding company, holding company की डेफिनेशन आ गई है जी, a company is a holding company in relation to one or more other companies, one or more other companies। कहाँ गया, हाँ, means a company of which such companies are subsidiary company। होल्डिंग कंपनी वही है जिसकी एक से ज्यादा क्या हो, सब्सिडरी कंपनी हो। होल्डिंग कंपनी कौन है जी, जिसकी एक से ज्यादा क्या हो, सब्सिडरी हो। क्या डेफिनेशन से हमें पता लगा कुछ, क्या डेफिनेशन से कुछ समझ आया कि कौन सब्सिडरी बनेगा कौन होल्डिंग बनेगा, कुछ समझ नहीं आया, बस इतना पता लगा होल्डिंग कौन है जिसकी क्या है, सब्सिडरी है। पर एक बात समझ आई कि एक होल्डिंग की एक से ज्यादा क्या हो सकती है, सब्सिडरी हो सकती है। ये तो समझ आया ना, यहाँ से वन और मोर लिखा हुआ है। लेकिन अब हमें इस डेफिनेशन को और ध्यान से पढ़ना है, तो हमें ये पता होना चाहिए सब्सिडरी कंपनी क्या होती है। अगर हमें सब्सिडरी कंपनी समझ आ गया तो हमें होल्डिंग कंपनी भी समझ आ गया। अब चलते हैं जी सब्सिडी कंपनी पे। Where section 2 clause 87 defines सब्सिडी कंपनी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी। ये एनी अदर कंपनी कौन होने वाली है, होल्डिंग कंपनी। ये एनी अदर कंपनी कौन होने वाली है, होल्डिंग कंपनी। एक कंपनी सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी, किसकी बन जाएगी, होल्डिंग कंपनी की। कब बन जाएगी, मीन्स अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी, जिसमें होल्डिंग कंपनी क्या करे, कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड। किसको कंट्रोल करे, बोर्ड के कंपोजिशन को कंट्रोल करे। किसको कंट्रोल करे, बोर्ड के कंपोजिशन। बोर्ड का मतलब सारे डायरेक्टर्स, उनको क्या बोलते हैं, बोर्ड। उनके कंपोजिशन मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन डायरेक्टर होगा, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, दूसरी कंपनी कंट्रोल कर रही है। वो कंपनी मेरे लिए क्या बन जाएगी, होल्डिंग कंपनी। मैं उसके क्या बन जाऊंगा, सबसे। अगर मेरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, इसके कंपोजिशन को कोई दूसरी कंपनी कंट्रोल कर रही है, तो ये दूसरी कंपनी मेरे लिए क्या है, होल्डिंग। ये दूसरी कंपनी क्या है मेरे लिए, होल्डिंग। कंपोजिशन ऑफ बोर्ड को कंट्रोल करने का मतलब क्या है, अब लॉ मेकर ने आगे समझा दिया क्या मतलब है, अपॉइंटमेंट या रिमूवल। क्या लिखा हुआ है, आप देखो सेकंड पॉइंट, अगले पेज पे सेकंड पॉइंट।
द कंपोजिशन ऑफ अ बोर्ड शैल बी डीम्ड टू बी कंट्रोल। डीम्ड का मतलब मान लिया जाएगा कि कंट्रोल करा जाता है कब, अगर वो दूसरी कंपनी बाय एक्साइज ऑफ सम पावर, उसके पास कुछ पावर है जिसकी वजह से वो क्या कर पा रहा है, एट इज डिस्क्रिशन, अपनी मर्जी से, कैन अपॉइंट और रिमूव ऑल और मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर। वो दूसरी कंपनी मेरे कंपनी के अंदर या तो सारे डायरेक्टर या मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर को या तो अपॉइंट कर सकती है या रिमूव कर सकती है। क्या वो बोर्ड को कंट्रोल कर रही है? नहीं कर रही है, बिल्कुल कंट्रोल कर रही है। अब बोर्ड के कंपोजिशन है, मतलब बोर्ड के अंदर कौन कौन होगा, कौन डिसाइड कर रहा है, वो दूसरी कंपनी डिसाइड कर रही है। उसके पास क्या पावर है, या तो अपॉइंटमेंट या रिमूवल, किसका, या तो सारे डायरेक्टर्स का या मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स का। तो मतलब वो कंपनी क्या कर रही है, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड को कंट्रोल कर रही है। क्लियर है जी यहाँ तक? अगली पॉइंट, फर्स्ट और सेकंड के बीच में और लिखा हुआ है, और का मतलब कोई भी एक फिलफिल करो, होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन बन जाएगा। या तो कंपोजिशन कंट्रोल कर लो, आप क्या बन गए, होल्डिंग सब्सिडी बन गए। दूसरी कंडीशन, एक्साइज और कंट्रोल मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। क्या कंट्रोल करे जी, 50% से ज्यादा वोटिंग पावर कंट्रोल करे। आइदर एट इट्स ओन, ओन का मतलब या तो खुद से, और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडी कंपनी, मतलब या अपने साथ किसी सब्सिडरी के साथ मिलके क्या कंट्रोल करे, 50% से ज्यादा वोटिंग पावर। देखो ज्वाइंट शेयर होल्डिंग की बात नहीं कर रही, ये मत सोचना है ज्वाइंट शेयर होल्डिंग है। यहाँ पे हम क्लब कर रहे हैं, कैसे क्लब कर रहे हैं, हाँ जी, मेंबर्स ले लिए ना, हाँ हाँ क्या बोल दिया, एकदम ही अजीब हो गया है। तो फिर से एक बार फिर से रिपीट करो, क्या बोल रहा। देखो कंपोजिशन ऑफ बोर्ड तो फर्स्ट पॉइंट था, वो तो फर्स्ट पॉइंट था ना, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करना, वो तो हमने डिस्कस कर लिया। कंपोजिशन का मतलब क्या है, एक कंपनी दूसरी कंपनी के डायरेक्टर में कौन अपॉइंट होगा, कौन रिमूव होगा, सारे या मेजोरिटी को कंट्रोल करें। अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं, किस क्या चीज पढ़ रहे हैं, 50% से ज्यादा वोटिंग पावर, या तो मेरी कंपनी की है या मेरी कंपनी की मेरी दूसरी सब्सिडी के साथ मिलके, किसके साथ है, दूसरी सब्सिडी के साथ मिलके। क्या कहना चाह रहा है, एक कंपनी है जी XYZ लिमिटेड, ये कंपनी इस कंपनी में 51% वोटिंग पावर होल्ड करती है, इसके अंदर ABC प्राइवेट लिमिटेड, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन, ये क्या है, ये क्या है, इसको बोल देते हैं होल्डिंग, इसको बोल देते हैं सब्सिडी। क्लियर है यहाँ तक? ये क्या हो गया, एट इट्स ओन, खाली खुद ने कितने शेयर होल्ड कर रखे हैं 50% से ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड कर रखी है। दूसरी बात, एक और कंपनी है जी AXAYZ प्राइवेट, इस कंपनी के अंदर ये कंपनी होल्ड करती है जी 40% वोटिंग पावर। क्या ये दोनों होल्डिंग सब्सिडी है कितने चाहिए, यहाँ पे कितना हुआ है 40%, क्या है होल्डिंग सब्सिडी? इस ये वाली कंपनी भी है ना, इसके अंदर होल्ड करती है 20% वोटिंग पावर। अब देखो जी, या तो होल्डिंग खुद होल्ड कर ले 50 से ज्यादा, बन गई सब्सिडी, या होल्डिंग अपनी सब्सिडरी के साथ मिलके किसी और कंपनी में 50 से ज्यादा होल्ड कर ले, हो गया 40 50 20 कितने हो गए 60, ये भी क्या बन गई सब्सिडी, ये भी क्या बन गई सब्सिडरी। अब ये सब्सिडरी किसकी है, ABC की, ये है जी XYZ, किसकी है जी XYZ। एक होल्डिंग कंपनी अपनी दूसरी सब्सिडरी के साथ मिलके एक तीसरी कंपनी के अंदर अगर 50 से ज्यादा होल्ड कर ले, तो ये होल्डिंग कंपनी के लिए दूसरी सब्सिडी बन जाएगी। समझ आई जी बात? तो पहला पॉइंट क्या था, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड को कंट्रोल करना, वो भी अभी देख लेंगे। दूसरा पॉइंट क्या था, वोटिंग पावर होल्ड करे 50 से ज्यादा एट इट्स ओन, मतलब खुद होल्ड करे। क्या ये खुद होल्ड कर रही है 50 से ज्यादा, ये क्या बन गई सब्सिडी, ये क्या बन गई होल्डिंग। या फिर अपनी सब्सिडी के साथ मिलके किसी दूसरी कंपनी में 50 से ज्यादा होल्ड करे, तो भाई खुद 40 कर लिया, सब्सिडी ने कितना कर लिया 20, दोनों का मिला के 50 हो गया, ये भी क्या बन गई सब्सिडी, किसके लिए XYZ। क्लियर है, एट इट ओन और टुगेदर विद इट्स सब्सिडी। अब दूसरा पॉइंट, ये XYZ लिमिटेड है ना,
एबीसी प्राइवेट लिमिटेड में बोर्ड का कंपोजिशन कंट्रोल करती है। क्या कंट्रोल करती है? XYZ लिमिटेड, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड में 3 डायरेक्टर है, ए बी सी। कितने डायरेक्टर है? ए बी सी। तीनों को अपॉइंट किसने करवाया है? XYZ ने। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन? XYZ ने इस कंपनी के तीनों डायरेक्टर को अपॉइंट करवाया है और इसके पास ये भी पावर है कि ये तीनों को हटा भी सकती है। ये क्या बन गई? होल्डिंग कंपनी। ये क्या बन गई? सब्सिडी कंपनी। कौन से पॉइंट के अंदर? फर्स्ट पॉइंट के अंदर, जो क्या बोलता था? कंपोजिशन ऑफ बोर्ड। शेयर एक भी नहीं है, शेयर एक भी नहीं है, लेकिन इतनी पावर है किसी एग्रीमेंट से। क्या पावर है? कि यहाँ का बोर्ड को कंपोजिशन को कंट्रोल करे। कंपोजिशन को कंट्रोल करने का मतलब अपॉइंटमेंट और रिमूवल ऑफ ऑल और मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर। मेजोरिटी का मतलब 3 में से 2 को भी करे तो भी काम चल जाएगा, या तो 3 में से 2 को ये अपॉइंट करे या 3 में से 2 को ये रिमूव करे। ये दोनों क्या बन गई? होल्डिंग सब्सिडी। अब होल्डिंग कंपनी यहाँ कितने होल्ड कर रही है? 40%। सब्सिडी कंपनी यहाँ कितना होल्ड कर रही है? 20%। ये भी क्या बन गई? सब्सिडी। क्योंकि होल्डिंग और सब्सिडी ने मिलकर कितना कर लिया? 50 से ज्यादा कर लिया। ठीक है जी। तो होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन वोटिंग पावर से भी आ सकता है, होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन कंपोजिशन ऑफ बोर्ड से भी आ सकता है। कोई दिक्कत? प्रोवाइडेड दैट सच क्लास और क्लास ऑफ कंपनीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड शैल नॉट हैव लेयर्स ऑफ सब्सिडियरी। इसको आप छोड़ दो, आपके मतलब की चीज नहीं। लेयर्स का मतलब क्या होता है वैसे? एक के नीचे एक। जैसे कि क्या? लेयर्स क्या होती है? जैसे एक होल्डिंग कंपनी, इसके नीचे दूसरी सब्सिडी, इसके नीचे एक और सब्सिडी, इसके नीचे एक और, इनको बोलते हैं लेयर्स। तो लेयर्स पे लिमिट लगा रखी है। कहाँ पे लिमिट लगा रखी है? रूल्स के अंदर लिमिट लगा रखी है। हाँ जी, ठीक है जी। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन अ कंपनी शेल, एक और पॉइंट आ गया जी, अ कंपनी शेल बी डीम्ड टू बी अ सब्सिडी कंपनी ऑफ अ होल्डिंग कंपनी इवन इफ द कंट्रोल रेफर्ड इन क्लॉज 1 और क्लॉज 2। क्लॉज 1 में कौन सा कंट्रोल था? कंपोजिशन ऑफ बोर्ड। क्लॉज 2 के अंदर 50% से ज्यादा वोटिंग पावर इज ऑफ अनदर सब्सिडी कंपनी ऑफ होल्डिंग कंपनी। हाँ जी, एक्सप्लेन करो जी, क्या कहना चाह रहे हैं? क्या हमने जो अभी तक पढ़ा है उससे कुछ अलग है या फिर वही बात है? हाँ, ये लिखा हुआ है। कुछ तो और होगा, वरना क्यों रिपीट करते हैं? हाँ जी, कोई किसी को पता लगा कुछ अलग है यहाँ पे? कोई पार्लियामेंट, कोई लोकसभा, राज्यसभा, देन प्रेसिडेंट का सेट। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस होती है, जिसका काम है ड्राफ्टिंग करने। इसका क्या काम है? ड्राफ्टिंग करने। वो ड्राफ्ट बनाती है वो मिनिस्ट्री, वो ड्राफ्ट यहीं जाएंगे, यही प्रोसेस। वो बिल बनाएंगी, वो बिल कहाँ जाएगा? वो
हाउसेज में जाएगा। नहीं नहीं ठीक है जी, तो होल्डिंग सब्सिडी ट्रू, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो हो रहा है, ठीक है जी। पहले हमने क्या पढ़ा था, एक कंपनी अगर दूसरी कंपनी में 50% से ज्यादा वोटिंग पावर कंट्रोल करे तो ये बन गई होल्डिंग, ये बन गई सब्सिडियरी। ये कंपनी अगर इसमें कंपोजिशन भी कंट्रोल करे तो भी क्या बन गई होल्डिंग, तो भी क्या बन गई सब्सिडी। ये होल्डिंग कंपनी किसी दूसरी कंपनी में अपनी सब्सिडी के साथ मिलके अगर 50% से ज्यादा होल्ड करे तो ये क्या बन जाती है, सब्सिडियरी। इसकी अब क्या कह रहा है, एक होल्डिंग कंपनी, इसकी सब्सिडियरी, ठीक है जी। एक कंपनी और है जी, इस कंपनी के अंदर ये इसमें होल्ड करती है 60% वोटिंग पावर, ये इसमें होल्ड करती है 65% वोटिंग पावर। कौन किसकी सब्सिडी, कौन सी वाली बात हो गई, लेयर वाली बात हुई। एक लिमिट के बाद में लेयर्स अलाउड नहीं है, लेकिन इतनी लेयर्स तो अलाउड है। ये क्या कह रहा है, एक कंपनी होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी है, पूरा कंट्रोल है ना ये सब्सिडरी कर रही है दूसरी कंपनी में, क्या यहाँ पूरा कंट्रोल सब्सिडरी कर रही है, यहाँ होल्डिंग और सब्सिडी मिलके कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, पूरा कंट्रोल कौन कर रही है, सब्सिडरी कर रही है 50% से ज्यादा। तो इनके बीच में भी क्या रिलेशन हो जाएगा, होल्डिंग, ये कहना चाहते हैं जी। क्या कह रहा है, कंपनी शेल बी डीम टू बी सब्सिडी, डीम का मतलब मानना पड़ेगा ऑफ द होल्डिंग कंपनी की, होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी है, इवन इफ द कंट्रोल रेफर टू इन सब क्लॉज 1, चाहे वो कंट्रोल चाहे क्लॉज 1 वाला हो चाहे क्लॉज 2 वाला हो, किसका हो, किसी दूसरी सब्सिडरी का हो। यहाँ दूसरी सब्सिडरी का है ना, मतलब मेरी सब्सिडरी का इसमें कंट्रोल है, तो ये मेरे लिए भी क्या बन गई, होल्डिंग। समझ आ गया पहले वाले और इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है जी। कंपोजिशन हम पढ़ी चुके हैं, क्या होता है, द एक्सप्रेशन कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट। अब इसकी रेलेवेंस बता देते हैं आपको। अब एक क्वेश्चन पूछते हैं जी आपसे, ये कंपनी है जी यूएसए की, अमेरिका की कंपनी है, ठीक है जी। क्या ये होल्डिंग कंपनी बन सकती है, क्या ये होल्डिंग कंपनी बन सकती है, नहीं बन सकती। देखो अभी तक हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है वहां वर्ड क्या यूज हुआ है, कंपनी, और कंपनी क्या होती है, जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो। ये कहाँ रजिस्टर्ड है, यूएसए। तो कंपनी तो नहीं है ये, लेकिन लॉ मेकर ने इस बात को समझा और यहाँ पे बोला जहां जहां वर्ड कंपनी यूज हुआ है ना, इन दोनों सेक्शन में, वहां कंपनी का मतलब क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट। कंपनी को आप क्या पढ़ोगे, बॉडी कॉर्पोरेट। और बॉडी कॉर्पोरेट में कौन सी कंपनी भी आ जाती है, चाहे वो इंडिया के बाहर भी बनी, तो ये कंपनी भी क्या बन जाएगी, होल्डिंग कंपनी बन जाएगी। ठीक है, जो अभी तक हमने लॉ पढ़ा उसके हिसाब से तो नहीं बन रही थी, क्योंकि वर्ड क्या यूज हो रहा था, कंपनी। और कंपनी कौन होती है, जो कहाँ रजिस्टर्ड है, कंपनीज एक्ट में। अब ये कंपनी यूएसए की है तो क्या कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, नहीं। लेकिन लॉ मेकर ने इस बात को समझा और क्या बोला, इस डेफिनेशन के लिए होल्डिंग कंपनी और सब्सिडी कंपनी के लिए जहां जहां वर्ड कंपनी आया है हम उसको क्या मानेंगे, बॉडी कॉर्पोरेट। क्या मानेंगे, बॉडी कॉर्पोरेट। तो इसलिए बाहर की कंपनी भी होल्डिंग कंपनी बन सकती है, बाहर की कंपनी सब्सिडी कंपनी भी बन सकती है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 2 पढ़ो एक बारी। ठीक है, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, सारे पढ़ लो। ठीक है जी, स्टेटस कुछ समझ नहीं आया। एग्जाम्पल 4 में बी इज अ सब्सिडी ऑफ अ ए, बी किसकी सब्सिडी है जी, ए की। एंड सी इज अ सब्सिडी ऑफ बी, मतलब ए के नीचे कौन है, बी, बी के नीचे कौन है, सी।
इन सच अ केस सी विल बी सबसी ऑफ ए, सी किसकी सबसी मान लेंगे, ये मान लो ना ये ए है, ये बी है, ये सी है, ज्यादा भी हो सकता है, देखो ये तो है ही होल्डिंग, इसको तो डीम्ड होल्डिंग मान लेंगे, और ये भी तो होल्डिंग है, ये भी तो इसमें 50 से ज्यादा होल्ड कर दी है, यहाँ पे भी तो क्राइटेरिया मीट हो गया, अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी हुई है। एग्जाम्पल 2 बता दूं, ए विल बी सब्सिडरी ऑफ बी इफ बी कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ ए बी की सब्सिडरी होगी कब, अगर बी क्या कंट्रोल करे, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड कंट्रोल करने का मतलब अपॉइंटमेंट और रिमूवल किसका, मेजॉरिटी या ऑल डायरेक्टर्स, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बी क्या कंट्रोल कर रही है, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड कंट्रोल कर रही है, तो ए अपने आप क्या हो गई, सब्सिडरी हो गई। ठीक है जी, सबसे बनने के 2 क्राइटेरिया है, खाली वोटिंग पावर नहीं है, वोटिंग पावर के अलावा एक क्राइटेरिया और है क्या, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, अगर कंपोजिशन ऑफ बोर्ड भी कंट्रोल हुआ तभी तो होल्डिंग सबसे बन जाएगी। स्टेटस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडरी टू पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी हमेशा क्या होगी, प्राइवेट कंपनी होगी हमेशा, पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी हमेशा क्या होगी, पब्लिक ही होगी, तो चाहे वो प्राइवेट की तरह बनी हो चाहे कैसे भी बनी हो, हम उसको क्या मानेंगे, पब्लिक ही मानेंगे। हमने अभी पीछे बढ़ा ना डीम्ड पब्लिक कंपनी, वो ही बता रही है। इन व्यू ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 71 ऑफ द कंपनीज एक्ट, अ प्राइवेट कंपनी which is a subsidiary of a public company shall be deemed to be a public company for the purpose of this act even where the subsidiary company continues to be a private company in the articles, आर्टिकल में वो कैसे बनी हुई है, आर्टिकल्स में वो एज अ प्राइवेट कंपनी बनी हुई है, फिर भी हम उसको क्या मानेंगे, पब्लिक कंपनी ही मानेंगे, कब, जब वो सब्सिडी होगी किसकी, एक पब्लिक कंपनी। अगली डेफिनेशन आती है जी एसोसिएट कंपनी, एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच, ओके जी भाई, एसोसिएट कंपनी में क्या लिखा हुआ है, इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, एक कंपनी दूसरी कंपनी के लिए एसोसिएट कंपनी होगी, कब होगी, जब वो दूसरी कंपनी क्या करे जी, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस करे, क्या करे, सिग्निफिकेंट, तो हमें पता होना चाहिए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता क्या है। तो पहले एक बार नीचे आ जाते हैं, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सप्लेनेशन के अंदर लिखा हुआ है, द एक्सप्रेशन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मींस कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ वोटिंग पावर, कितना कंट्रोल जी, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम, मतलब 20% वोटिंग पावर कंट्रोल करे या 20 से ज्यादा भी करे तो वो क्या बन जाएगी, एसोसिएट कंपनी। अगर मेरी कंपनी दूसरी कंपनी में कितना कंट्रोल करे, 20% से ज्यादा वोटिंग पावर या 20%, तो वो दूसरी कंपनी मेरे लिए क्या है, एसोसिएट कंपनी, क्या है जी, एसोसिएट कंपनी। एक बार रिपीट करेंगे फिर से, एक कंपनी है जी एबीसी लिमिटेड, दूसरी है एक्स वाई जेड लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड एक्स वाई जेड लिमिटेड में 20% वोटिंग पावर होल्ड करती है, एबीसी लिमिटेड के लिए एक्स वाई जेड लिमिटेड क्या है, एसोसिएट कंपनी, एक्स वाई जेड के लिए एबीसी क्या है, तो ये तो सबको समझ आ जाता है, जब 20% अभी मैंने आपको बताया तो कोई भी बोल देगा ये क्या है, एसोसिएट कंपनी। एबीसी के लिए एक्स वाई जेड क्या है, एसोसिएट कंपनी, एसोसिएट कंपनी। एक्स वाई जेड के लिए एबीसी क्या है, एक्स वाई जेड के लिए एबीसी क्या है, क्या हो गई, होल्डिंग कहाँ से हो जाएगी, होल्डिंग में कितना परसेंटेज चाहिए, या फिर क्या चाहिए, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, क्या मैंने बोला है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, और वोटिंग पावर आपको दिख ही रही है, तो ये एक्स वाई जेड के लिए एबीसी क्या है, क्या बोल दूं एसोसिएट कंपनी, क्या बोल सकते हैं ऐसा, होल्डिंग सब्सी में क्या बोलते थे हम, ये कंपनी है होल्डिंग तो ये क्या है सब्सी, ये सब्सी है तो ये क्या है होल्डिंग, क्या यहाँ पे ऐसे बोल दें कि ये एबीसी, ये क्या है एसोसिएट, तो इसके लिए भी ये क्या है एसोसिएट। देखो एसोसिएट का रिलेशन ऐसे नहीं चलता, एसोसिएट का रिलेशन ऐसे नहीं चलता है। एबीसी अगर इसमें 20% से ज्यादा होल्ड कर रही है तो एबीसी के लिए एक्स वाई जेड क्या है, एसोसिएट है, एक्स वाई जेड के लिए एबीसी कौन है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तो यही होता है 20% से ज्यादा वोटिंग पावर। ये है जी मेंबर, कौन है, जस्ट अ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कैसे बनते हो आप, शेयर खरीद के, तो भाई इस कंपनी के शेयर्स किसने खरीदे हुए हैं, एबीसी ने, तभी तो वोटिंग पावर आई है, तो इसके लिए ये कौन है, शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर ही हो गया ना, लेकिन इसके लिए ये कौन है, एसोसिएट कंपनी, एसोसिएट कंपनी का वन पे रहता है, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं।
या तो 20% से ज्यादा वोटिंग पावर कंट्रोल करे, या फिर कंट्रोल और पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजन अंडर एन एग्रीमेंट। यहाँ पे क्या कंट्रोल कर रहा है या पार्टिसिपेट कर रहा है, ये बिजनेस डिसीजन को कंट्रोल कर रहा है या उसमें पार्टिसिपेशन कर रहा है। यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ बोर्ड को कंट्रोल नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर कंपोजिशन ऑफ बोर्ड को कंट्रोल करा तो क्या बन जाएगा, होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन आ जाएगा। यहाँ पे खाली बिजनेस डिसीजंस में पार्टिसिपेट कर रहा है या कंट्रोल कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। और जहां पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हुआ वहां पे क्या आ जाएगा, एसोसिएट कंपनी का रिलेशन। ठीक है जी। अब इस परसेंटेज को बढ़ाते हैं थोड़ा सा, 20 से आए जी 30 पे। अब क्या है ये, एसोसिएट है। इसके लिए क्या है एसोसिएट, इसके लिए क्या है शेयर होल्डर मेंबर। जी पहुंच गया 40 पे। अभी क्या है, एसोसिएट मेंबर। पहुंच गया जी 50 पे। क्या आ गया जी, अब आपकी पिटाई करें क्या करें, 50 से ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 50 से ज्यादा। पीछे देखो वापिस होल्डिंग सब्सिडी में क्या लिखा हुआ था, क्या बोला था मैंने, मोर देन वन हाफ, मतलब 50 से ज्यादा। होल्डिंग सब्सिडी रिलेशन कब आएगा, 50 से ज्यादा। अभी भी क्या है ये, एसोसिएट, एसोसिएट और मेंबर। अब अगर मैं इसको 51 कर दूं, अभी क्या हो जाएगी, होल्डिंग सब्सिडी। क्या इसको अभी भी एसोसिएट बोलेंगे, यार अभी तक जितनी डेफिनेशन पढ़ी है वहां क्या पढ़ा है, 20 से ज्यादा। तो क्या 51 20 से ज्यादा नहीं है, है ना, तो क्या इसको एसोसिएट नहीं बोल सकते। इसीलिए लॉ मेकर ने समझा कि अभिषेक गलती ना करे, उसने आगे क्या लिख दिया, बट विच इज नॉट अ सब्सिडरी कंपनी। वो क्या नहीं होनी चाहिए, सब्सिडरी नहीं होनी। तो एसोसिएट कौन है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो लेकिन सब्सिडी नहीं होनी चाहिए। 20 से ज्यादा 50 तक, 20 से ज्यादा और कहां तक, 50 तक, तभी वो क्या रहेगी, एसोसिएट। और अगर 50 से ज्यादा हुआ तो क्या बन जाएगी, होल्डिंग सब्सिडी। इन्होंने क्या लिख दिया, विच इज नॉट अ सब्सिडरी कंपनी। एसोसिएट कंपनी कभी भी सब्सिडरी कंपनी नहीं। क्लियर है जी। हैविंग सच इन्फ्लुएंस एंड इंक्लूड अ जॉइंट वेंचर। और एसोसिएट कंपनी में एक टर्म और इंक्लूड कर दिया इन्होंने, किसको इंक्लूड कर दिया, जॉइंट वेंचर। अब ये जॉइंट वेंचर क्या होता है, जॉइंटली होल्ड करते हैं वो जॉइंट वेंचर। चलो जी, नीचे एक डेफिनेशन दी हुई है जॉइंट वेंचर। द एक्सप्रेशन जॉइंट वेंचर मींस अ जॉइंट अरेंजमेंट whereby the parties have joint control of the arrangement, have rights to the net asset of the arrangement। भाई दो बंदे मिलके, दो पार्टीज मिलके जॉइंट अरेंजमेंट कर रहे हैं, मतलब दो बंदों ने मिलके, दो कंपनीज ने मिलके कंपनी बना ली। किसके लिए, कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए। हमें कंस्ट्रक्शन करनी थी, मेरे पास है जी कंस्ट्रक्शन का मटेरियल, इनकी कंपनी के पास कौन है, लेबर। हम दोनों ने मिलके एक स्कीम बनाई, एक कंपनी बनाई। क्या बोला कि इससे क्या कर देंगे, कंस्ट्रक्शन कर देंगे। मैं मटेरियल देता रहूंगा, आप क्या देते रहना, लेबर देते रहना। जो जॉइंट वेंचर बनाया है ना, उसमें हम दोनों का कंट्रोल है। किस दोनों का कंट्रोल है, हम दोनों का। ये कंपनी हमारे लिए क्या हो गई, एसोसिएट। तो जॉइंट वेंचर भी हमेशा किसके अंदर आ जाता है, एसोसिएट कंपनी के अंदर आ जाता है। क्लियर है जी, एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं जी, ऑन द बेसिस ऑफ एसेस टू कैपिटल। अब कैसे कैपिटल के हिसाब से डिफरेंशिएट करेंगे। पहले किसके हिसाब से किया था, मेंबर के हिसाब से। मेंबर में सबसे पहले ओपीसी, उसके बाद प्राइवेट के बाद, फिर हमने कहा कंट्रोल के हिसाब से। कौन हो सकती है कंट्रोल के हिसाब से, कंट्रोल करते हैं तो होल्डिंग सब्सिडी और एसोसिएट कंपनी। अब आगे कैपिटल के हिसाब से, या तो होगी जी लिस्टेड या होगी अनलिस्टेड। लिस्टेड का मतलब कंपनीज एक्ट, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड। देखो कंपनी ही कौन है जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। लिस्टेड कंपनी का मतलब जिसकी सिक्योरिटीज कहाँ लिस्टेड है, स्टॉक एक्सचेंज। As per the definition given in section 2 clause 52 of the Companies Act, it is a company which has any of its securities listed on recognized stock exchange। कौन सी कंपनी है ये, इसकी कोई भी सिक्योरिटी। देखो सिक्योरिटी एक वाइडर टर्म है, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है। जो कहाँ पे लिस्ट हुई हुई है, किसी भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे। रिकॉग्नाइज कितने स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी और बीएसई। provided that such class of companies which have listed or intend to list such class of securities as may be prescribed। कहाँ प्रिस्क्राइब करा जाता है, रूल्स में। in consultation with the SEBI shall not be considered as a listed company। रूल्स में ये चीज डाल सकते हैं कि अगर आपने ये वाली सिक्योरिटीज लिस्ट करवाई ना, जो हमने रूल्स में लिखी है, आपको लिस्टेड कंपनी नहीं। पहले डेफिनेशन में क्या बोला, जिसकी कोई भी सिक्योरिटी कहाँ लिस्टेड है, स्टॉक एक्सचेंज, उसे क्या मान लेंगे, लिस्टेड कंपनी। लेकिन रूल में पावर है, क्या पावर है, अगर आपने कोई सिक्योरिटीज जो रूल्स में बता दी गई वो वाली लिस्ट करवाई है, आपको लिस्टेड कंपनी नहीं मानेगी। ठीक है जी। वेयर एज द वर्ड सिक्योरिटीज डिफाइन करा गया है कहाँ पे, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। कंपनीज एक्ट में सिक्योरिटीज को डिफाइन नहीं किया गया है, कहाँ डिफाइन किया गया है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। क्लियर है, कोई दिक्कत।
ठीक है, लिस्टेड कंपनी कौन है? कंपनी कभी भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं होती है, कौन लिस्ट होता है? उसकी सिक्योरिटी। ठीक है जी। तो जिस कंपनी की सिक्योरिटीज कौन से स्टॉक एक्सचेंज पे, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, वो कंपनी क्या है? लिस्टेड कंपनी। लेकिन लॉ मेकर के पास पावर है, रूल्स में क्या बता सकता है कि अगर आपने ये सिक्योरिटीज लिस्ट कराई ना, आपको लिस्टेड कंपनी। और सिक्योरिटीज की डेफिनेशन कहाँ दी हुई है? सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के अंदर दी। अनलिस्टेड कंपनी कौन है? अदर देन लिस्टेड। जो लिस्टेड नहीं है वो क्या है जी? अनलिस्टेड। ठीक है जी। अदर कंपनी, अगली कंपनी आती है जी गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी मींस एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन का मतलब कम से कम, मतलब इतने या इससे ज्यादा, कितने? 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। 51% पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय सीजी, एसजी, और पार्टली बाय सीजी और पार्टली बाय एसजी। एक कंपनी में अगर 51% कैपिटल कौन होल्ड करे? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या दोनों मिलके, वो कंपनी क्या बन जाएगी? गवर्नमेंट कंपनी। भाई याद करने वाली चीज है, 51% पेड अप कैपिटल, नॉट लेस देन 51% पेड अप कैपिटल। नॉट लेस देन का मतलब कम से कम 51% कैपिटल चाहिए ही। क्लियर है? हाँ जी। मतलब देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट ने होल्ड कर लिया, या सेंट्रल ने, किसी ने भी होल्ड कर लिया, कोई भी गवर्नमेंट होल्ड करे, चाहे स्टेट की करे, चाहे सेंट्रल की करे, या दोनों मिलकर करे। दिल्ली गवर्नमेंट के पास 30% है, सेंट्रल के पास में 40% है, वो कंपनी कौन सी हो गई? वो एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस, एक चीज रह गई, एंड द सेक्शन इंक्लूड्स अ कंपनी व्हिच इज अ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। क्या कहना चाह रहा है ये एक लाइन? क्या कहना चाह रही है? एंड इंक्लूड्स अ कंपनी व्हिच इज अ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी पे एक आधा क्वेश्चन करेंगे तो आपको थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। कौन सी सब्सिडी कंपनी? सभी होल्ड करती है। एक कंपनी है जी एबीसी लिमिटेड, इसके अंदर 40% होल्ड किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। किसने होल्ड किया है? 30% होल्ड किया है स्टेट गवर्नमेंट ने। इस कंपनी को क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कंपनी कौन सी कंपनी है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट 51% या 51% से ज्यादा कैपिटल होल्ड? यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कितना होल्ड कर रही है? 40। स्टेट गवर्नमेंट कितना कर रही है? दोनों का मिला के कितना हो गया? 70। ये कंपनी क्या बन गई? गवर्नमेंट कंपनी। अब दूसरी बात, ये एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, एक्स वाई जेड लिमिटेड। इस कंपनी में 51% वोटिंग पावर होल्ड करती है। ये कंपनी, इस कंपनी के अंदर 51% वोटिंग पावर होल्ड करती है। ये कंपनी कौन सी कंपनी है? क्या बस यही खत्म कर दें कि ये सब्सिडरी कंपनी है? क्या और कुछ? ये कंपनी क्या है? सब्सिडरी तो है, साथ में इसको मैं क्या बोलूंगा? गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी हमेशा क्या होगी? गवर्नमेंट कंपनी। मैं यहाँ से ही हटा देता हूँ, मैं बोलता हूँ ये कंपनी, इस कंपनी में कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करता है। कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, क्या कुछ फर्क पड़ेगा? ये अभी भी क्या रहेगी? सब्सिडरी प्लस गवर्नमेंट कंपनी। तो गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी हमेशा क्या होगी? गवर्नमेंट कंपनी। एक्सप्लेनेशन, ये आज के लिए लास्ट एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। For the purpose of this clause, paid up capital shall be construed as total voting power where shares with differential voting rights have been issued. क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब मान लेंगे पेड अप कैपिटल को टोटल वोटिंग पावर पड़ेगी। ऐसा ये नॉर्मल कंडीशन है। शेयर्स के साथ क्या मिलते हैं? वोटिंग राइट। जितने परसेंटेज आपके शेयर है उतने आपको क्या मिलते हैं? वोटिंग राइट।
लेकिन यहाँ पे वर्ड क्या यूज हुआ है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट। क्या वर्ड यूज हुआ है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स का क्या मतलब हुआ, मतलब जितनी कैपिटल है उतने वोटिंग राइट नहीं, या तो उससे कम या उससे ज्यादा, वो क्या होगा, डिफरेंशियल वोटिंग राइट। डिफरेंशियल वोटिंग राइट यहाँ का कॉन्सेप्ट है नहीं, फाउंडेशन का नहीं है, बस इसको समझने के लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कंपनी में 100 शेयर्स हैं, आपके पास 10 शेयर है, आपके पास 40 शेयर है, आपके पास 50 शेयर है। अब वोटिंग परसेंटेज कितनी कितनी होगी, 10%, 40%, 50%, जितने शेयर्स उसी के हिसाब से वोटिंग परसेंटेज, क्योंकि मैंने शेयर्स भी कितने लिए, 100 लिए, तो परसेंटेज निकल जाएगा। लेकिन कभी कभी कंपनी कौन से शेयर्स इशू करती है, डिफरेंशियल वोटिंग। डिफरेंशियल का मतलब 10 शेयर्स हैं लेकिन हो सकता है वोटिंग पावर ज्यादा हो, क्या हो सकता है, वोटिंग पावर कम। इनको क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल वोटिंग। अगर इस कंपनी ने कौन से शेयर्स इशू करे हैं, डिफरेंशियल वोटिंग राइट इशू करे हैं, कौन से इशू करे हैं, डिफरेंशियल वोटिंग राइट। तो हमने जो सेक्शन में पढ़ा था ना 51% पेड अप कैपिटल, उसे पेड अप कैपिटल नहीं पढ़ना है, उसको क्या पढ़ना है, 51% वोटिंग पावर। क्या पढ़ना है, गवर्नमेंट कंपनी के लिए बोला गया है खाली, जहां पे भी वर्ड पेड अप कैपिटल लिखा हुआ है उसकी जगह आप क्या पढ़ोगे, वोटिंग पावर। कब पढ़ोगे, जब कंपनी ने डिफरेंशियल वोटिंग राइट वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है जी। अब मान लेते हैं कंपनी ने शेयर्स इशू करे हैं डिफरेंशियल वोटिंग पावर वाले, कौन से इशू करे हैं, डिफरेंशियल वोटिंग पावर। ये जो 40% है ना, ये है पेड अप कैपिटल, ये भी है पेड अप कैपिटल। इस कंपनी ने, क्वेश्चन ने बोल दिया कौन से शेयर इशू करे हैं, डीवीआर, डिफरेंशियल वोटिंग राइट। इस 40% पे जो वोटिंग राइट इनको मिली हुई है वो है जी 30%, या मान लेते हैं 20%। मतलब जितनी कैपिटल है उसकी आधी वोटिंग पावर मिली हुई है। कितनी वोटिंग पावर मिली हुई है, जितनी कैपिटल है उसकी आधी। इसको मिली हुई है जी 15% वोटिंग पावर। ठीक है जी। क्या ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, नहीं, क्यों नहीं है, 5 मिनट। तो ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, क्यों नहीं है, देखो पेड अप कैपिटल कितनी है, 40 + 30 70। लेकिन जब कंपनी ने डीवीआर इशू करे हैं तो हम क्या पेड अप कैपिटल देखेंगे, हम क्या देखेंगे, वोटिंग पावर। क्या देखेंगे, वोटिंग पावर। इनको वोटिंग पावर कितनी मिली हुई है, 20%। इसको कितनी मिली हुई है, टोटल कितना हुआ, मिनिमम कितनी चाहिए, 51 वोटिंग पावर चाहिए ही चाहिए। 51% पेड अप कैपिटल की जगह क्या पढ़ने लग जाएंगे हम, 51 वोटिंग पावर। तो 51 वोटिंग पावर तो नहीं बन रही है, ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। क्या ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, जब यही गवर्नमेंट कंपनी नहीं है तो गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडी नहीं है ये क्या है, खाली सब्सिडी है, ये क्या है, खाली सब्सिडी है, ये भी गवर्नमेंट कंपनी। तो जहां पे कंपनी ने डीवीआर इशू करे हैं वहां पे हम पेड अप कैपिटल को वोटिंग पावर। आज की क्लास